वंश की गाड़ियां जेविल कॉलेज के सामने जाकर रुकी तो प्रिंसिपल खुद उसे लेने बाहर आए थे। वो कॉरिडोर से होते हुए गुजर ही रहे थे कि वंश को देखने के लिए लड़कियों का झुंड वहां आ गया। वंश को कोई खतरा न हो इसलिए उसके गार्ड्स वहीं के एक क्लास में उसे ले गए, पर उस पागल भीड़ का धक्का लगने की वजह से वंश क्लास से बाहर निकलने की कोशिश करती लड़की से टकरा गया। गार्ड्स भीड़ को संभालने में लगे थे, इसलिए उन्होंने क्लास का दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया और अंदर सिर्फ वो लड़की और वंश मौजूद थे। वो लड़की आंखें बंद किए नीचे लेटी थी। ये कोई और नहीं, सोनू ही थी। उसकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो सेमिनार हॉल में नहीं गई थी। वंश उसके ऊपर लेटा था। उसने एक हाथ सोनू के सर के पीछे लगा रखा था ताकि उसे कोई चोट ना लगे। सोनू ने उसके कोट को अपने मुट्ठियों से भींच रखा था। वो एकटक उस मासूम का चेहरा देख रहा था। हाँ, ये वही लड़की थी जो कल से उसकी आंखों से एक पल के लिए भी नहीं गई थी। उसने धीरे से कहा, प्रिंसेस आर यू ओके? सोनू ने आंखें खोल घबराई नज़रों से वंश को देखा। उसकी सांसें डरने की वजह से तेज़ हुई थी। आप बहुत भारी हो, प्लीज़ उठ जाइए ना। उसने भरी आंखों से वंश को खुद पर से धकेलते हुए कहा। सॉरी सॉरी, उठो। उसने उठकर सोनू को भी हाथ देकर खड़ा किया। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना प्रिंसेस? वंश उसे अच्छे से देखने के बाद तसल्ली ली। वैसे सोनू ने सिर्फ अपनी गर्दन नामे हिला दी। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? डरने के कारण सोनू की आंखों की नमी बूंदे बन गाल पर लुढ़क गई थी। वंश ने प्यार से पूछकर आंसू साफ किए। मैं डर गई थी, उसने सिसकते हुए कहा। ओ कितनी मासूम हो तुम, वंश ने खुद से कहते हुए अनजाने में ही उसे शांत करने के लिए अपने सीने से लगा लिया। उसे एहसास नहीं था वो क्या कर रहा है। वो किसी बिल्ली के बच्चे की तरह उसकी बाहों में समा गई थी। एक सुकून मिला था सोनू को उसकी बाहों में, इसलिए अनजाने में कब उसने अपने हाथ वंश की कमर पर लपेट लिए उसे खुद भी पता नहीं चला। कुछ देर बाद वो एकदम से होश में लौटी। अपनी हरकत का एहसास होने पर शर्मिंदा होकर उससे अलग हुई और कहा, आई एम सो सॉरी। वैसे आप कौन हो? पहली बार देखा आपको कॉलेज में। नए प्रोफेसर तो नहीं? शिकायत मत कर देना मेरी किसी से। वंश को उसकी मासूमी पर प्यार आ रहा था। यहाँ बाहर उसे देखने के लिए लड़कियाँ पागल हो रही थी और ये दुनिया से बेखबर लड़की माफिया किंग को उसके बारे में पूछ रही थी। मेरा नाम वंश है, हाय। उसने हाथ बढ़ाकर कहा। ओ, मेरा नाम सोनल है, पर सब सोनू कहते हैं। उसने मुस्कुराते हुए हाथ मिला लिया। मतलब अब हम दोस्त हुए? वंश ने पूछा तो सोनू कुछ बिना कुछ कहे उसे देखा। मैं आपसे पहली बार मिली हूँ, हम दोस्त कैसे हो गए? सोनू ने कहा। अगर मैं कहूँ प्रोफेसर हूँ तब? वंश ने शरारत से कहा तो सोनू नकली मुस्कान लिए उसे देखने लगी। हाँ, हम दोस्त हो सकते हैं, सोनू ने जवाब दिया। वंश हंस पड़ा और बोला, जस्ट किडिंग, डरने की ज़रूरत नहीं। मैं बस सेमिनार के लिए आया हूँ। अगर प्रोफेसर भी होता तो तुम्हें ना सज़ा देता ना किसी से शिकायत करता। मुझसे टकरा जाना तुम्हारी गलती नहीं थी। सोनू मुंह बनाकर बोली, यही बात हमारे कॉलेज के स्टाफ कभी नहीं कहते। तुम मुझसे टकराई कैसे? आंखें बंद करके चलती हो क्या? ध्यान कहाँ था, लड़कों पर? सोनू ने पूरी नौटंकी करते हुए उसे दिखाया उसके प्रोफेसर असल में कैसे थे। वंश अपनी हंसी नहीं रोक पाया और सोनू के बाल बिखेर कर बोला, फनी हो तुम काफ़ी। उसी समय दरवाज़ा खुला और कार्ड्स ने हैरानी से उनके बॉस को किसी लड़की के साथ बंद हुआ देखा। सामने इतने लोगों को देखकर सोनू थोड़ा चौंक गई। झुककर सोनू ने अपने सर से वंश का हाथ हटाया और धीरे से कहा, अच्छा आप जाओ सेमिनार के लिए, मुझे अटेंड करना है। मन नहीं, बाय। गार्ड्स ने बाहर लगी भीड़ को रफा दफा कर दिया था। सोनू उनके बीच से निकलकर भाग गई। एक छोटी सी मुस्कान देकर गई थी वो, और वंश की आंखों में मानो तस्वीर ही छप गई उसकी। नहीं वंश, ये टाइम पास वाली लड़की नहीं है। अंश हमेशा कहता है मुझे किसी पर सीरियस हो जाना चाहिए। अब यस, दिस इज़ द वन। सामने उंगली कर उसने हल्की सी चुटकी बजाई तो गार्ड्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। गार्ड्स को घूरकर हटने का इशारा करते हुए वंश के असिस्टेंट कम बॉडीगार्ड ने कहा, बॉस सेमिनार का वक्त हो गया है। कैंटीन में रोज़ के मुकाबले ज़्यादा भीड़ लगी थी। यकीनन सेमिनार के कारण सबने भागने का रास्ता चुना था। उसी का हिस्सा कृतिका और सोनू भी थे। कृतिका का मुंह का निवाला निकलते हुए कहा, देख
दोपहर तक कॉलेज रहता है, उसके बाद तू यहाँ वहाँ टाइम पास करते हुए जाती है। क्यों ना इस समय को किसी काम में खर्च करें। कम से कम तुझे ज़रूरी चीज़ों के लिए घर से पैसे मांग कर ज़िल्लत तो नहीं सहनी पड़ेगी। मैंने मैनेजर से बात कर ली है तेरे लिए, अगर आज ही चले तो क्या पता वो तुरंत तुम्हें रख लें, क्योंकि स्टाफ की बहुत कमी है वहाँ। सोनू को उसकी बात सही लगी। ओके, आज से ही आ जाऊंगी अगर काम हो रहा है। कृतिका खुश हो गई क्योंकि अब कॉलेज के बाद भी दोनों साथ रहेंगे। उसे वहाँ भी सोनू की कंपनी मिल जाएगी। कृतिका की स्कूटी से दोनों पिज़्ज़ा हट पहुँची। जैसे कृतिका ने कहा था, मैनेजर ने सोनू को एकदम से काम पर रख लिया। वहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही काम करते थे। मैनेजर ने कृतिका से कहा वो सोनू को काम सिखा दे। वंश स्वामीनार के बाद सीधा ऑफिस चला गया। उसे इतना खुश देखकर अंश ने पूछा, क्या बात है, इतना खुश है, कोई मिल गई क्या यहाँ भी? क्या बताऊँ तुझे, जब से देखा है दिल और दिमाग में छाई है। बस इसके बाद अब कोई और लड़की को देखने तमन्ना नहीं बची। उसकी चंचल आँखें, प्यारी सी मुस्कान और उसकी मासूमियत दिल में इस कदर छप गई है कि कोई उसकी जगह नहीं ले सकता। वंश ने सोनू को याद करते हुए कहा, मतलब जनाब इस बार सच में सीरियस है उसके लिए। आज तक किसी लड़की की इतनी तारीफ आपके मुंह से नहीं सुनी, बल्कि नाम तक नहीं सुना। अंश ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ भाई ऐसा ही समझ, और अपना वादा याद है, हम एक ही लड़की से शादी करेंगे। कहते हुए वंश हल्के से हंस दिया। अंश भी हंस दिया। बचपन की बात है, जैक ने कहा था सारी चीज़ें शेयर करते हो, आगे और जाकर शादी भी एक से ही ना कर लेना। और तूने बेवकूफ़ी में मुझसे वादा ले लिया था। अगर मैं कहूँ तुझे वादा निभाना पड़ेगा तो? वंश ने गहरी नज़रों से उसे देखा। तेरे लिए जान भी हाजिर है, बस इस चीज़ में बख्श दे। अंश हाथ छोड़कर बोला, लिख कर देता हूँ, तू पिघल जाएगा और मना नहीं कर पाएगा। वंश बोला, अगर कोई ऐसी लड़की हुई जो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले तो मैं खुद उसे गोली मारकर तुम्हारी ज़िंदगी से दूर करूँगा। अंश ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, देखते हैं गोली बंदूक से चलती है या नैनो से। वंश ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, जाकर कुछ काम करेंगे अब आप प्रिंस, बहुत परेशान कर लिया आज के लिए। अंश नकली मुस्कान के साथ बोला, ऑफ कोर्स डेविल, वंश ने कहा और वहाँ से चला गया। कुछ पल उसी दिशा में देखते हुए अंश ने अपना सर झटक दिया। रात का समय, उस सुनसान बंदरगाह पर बहुत से हथियारबंद लोग और एक बड़ा सा कंटेनर था। साथ ही एक बोट भी मौजूद थी। उनमें से कुछ लोग ने जाकर कंटेनर का दरवाज़ा खोला तो अंदर में बंधी लड़कियों की पैर पटकने की आवाज़ आने लगी। मुंह पर पट्टी और हाथ पीछे बंद होने के कारण वो खुलकर अपने आप को बचाने के लिए विरोध भी नहीं कर पा रही थीं। शायद उन्हें भी अंदाज़ा हो गया था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। चुप, एकदम चुप। अगर किसी ने चूचा करने की आवाज़ की तो यही गोलियों से भून देंगे, उनमें से एक आदमी ने कहा। तो लड़कियां डर के मारे चुप हो गईं। ये डालो रे इनको बोट में। वही आदमी आगे बोला। सभी लड़कियां एक आदमी के पीछे पीछे बोट की तरफ जाने लगी, पर उससे पहले ही एक ब्लास्ट के साथ बोट तहस नहस हो गई। एक तरफ गाड़ियों की बहुत सारी लाइट जल उठी और उसके सामने चार साएं खड़े नजर आने लगे। उनके पीछे बहुत सारे गार्ड्स हथियार के साथ मौजूद थे। सामने खड़े लोगों ने उनका चेहरा देखने की कोशिश की और जब गाड़ियों पर बने चिन्ह देखे तो सबके पसीने छूटने लगे, क्योंकि वहाँ खुद माफिया किंग्स मतलब उन सब की मौत पहुँची थी। सामने खड़े आधे से ज़्यादा लोग लड़कियों को वहीं छोड़ भाग गए और जो बचे वो हिम्मत करके अपनी गन्स निकालकर गोलियां चलाने लगे। किसी का निशाना ठीक नहीं था। अंश और वंश भी बिना देरी किए फायर करने लगे। एक एक कर सारे लोग मौत के घाट उतर दिए। इन सब में अंश और वंश के गार्ड्स भी थोड़े बहुत जख्मी हो गए थे। अचानक से सब माहौल शांत हो चुका था। ये देख अंश ने कहा, सभी लड़कियों को हमारे एनजीओ भेजकर उनके घर का पता लगाओ और जिनके घर वाले नहीं हैं या इन्हें अपनाने से मना कर रहे हैं उन्हें आश्रम भेज दो। उसकी बात सुनकर एक्सेल और शेन काम पर लग गए थे। अंश और वंश का काम खत्म हो चुका था। वहाँ से वो सीधा घर के लिए निकल गए। अगले दिन सोनू अपने काम निपटाकर कॉलेज के लिए निकल गई और कॉलेज के बाद किटी के साथ काम पर।
वह अपने काम में व्यस्त थी। तभी वहाँ मैनेजर ने आकर कहा, कृतिका तुम्हारे पास स्कूटी है ना? एक ऑर्डर पहुँचाना था, कोई अवेलेबल नहीं है तो तुम चली जाओगी अपनी दोस्त के साथ? डोंट वरी, वो एरिया क्राउडेड है। ये कृतिका ने आराम से हाँ कर दिया तो मैनेजर ने उन्हें एड्रेस दिया। रात देर से होने की वजह से अंश और वंश अब तक सो रहे थे। अंश की आँख खुली तो देखा वंश पेट के बल बच्चों की तरह सो रहा था। आदत नहीं थी उसे अंश के बिना सोने की। पहले डर लगता था अकेले सोने से और वो अब इस आदत को चाहकर भी बदलना नहीं चाहता था। अंश ने उठकर उसके सर पर किस किया और बाथरूम में नहाने चला गया। थोड़ी देर में वो पूरी तरह ऑफिस के लिए तैयार था। वो वंश के सर पर हाथ फेर कर बोला, वंश मैं ऑफिस जा रहा हूँ, उठकर कुछ खा लेना। वंश नींद में सिर्फ इतना ही बोला, प्रिंसेस। अंश अपनी गर्दन हिलाकर, ये और इसकी प्रिंसेस। वो नीचे जाकर देखता है तो एक्सेल और शेन तैयार होकर खड़े थे। शेन तुम उन लड़कियों का काम संभालो, ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं, अंश ने कहा। यस बॉस कहकर शेन और अंश एक्सेल अलग अलग होकर घर से निकले। चौहान ग्रुप ऑफ कंपनी के सामने जाकर किट्टी अपनी स्कूटी रोककर बोली, सोनू 2 ऑर्डर हैं, एक साथ जाएंगे तो समय लगेगा, क्यों न तू यहाँ चली जाओ और मैं आगे वाला देकर आती हूँ। सोनू हाँ बोलकर उतर गई तो किट्टी सीधे आगे निकल गई। लिफ्ट में चढ़कर सोनू ने 13 फ्लोर का बटन प्रेस किया तो लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने से पहले ही वहाँ एक हैंडसम से लड़के ने कदम रखा। सोनू ने नज़रें उठाई और बस उसकी नज़र हटने का नाम लेना ही भूल गई। लड़का भी उसे देख हैरान हुआ तो कोई और नहीं अंश था। वो खुद को संभाल कर अंदर आया और सोनू के बगल में खड़ा हो गया। सोनू ने नज़रों से उसका पीछा करते हुए गर्दन घुमा ली। बेशर्म की तरह वो किसी अनजान को यूँ घूर रही थी, इसका कोई अंदाज़ा नहीं था उसे। इसके पीछे एक्सेल भी आने लगा तो अंश घूर कर उसकी तरफ देखा। एक्सेल समझ गया उसके बॉस को अकेले ही उस लड़की के साथ जाना था। अच्छी याददाश्त होने के कारण उसे याद भी रहा इस लड़के को वो पहले कहाँ देख चुका था। आखिर उस बला की खूबसूरत अप्सरा को कोई कैसे भूल सकता। पत्थर जैसी डेविल को वो नज़रें उठाने पर मजबूर कर दे ऐसी थी। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। सोनू को कोई ख्याल नहीं था कितने समय से वह आंखें फाड़ कर अंश को देख रही थी। अंश ने एक गहरी सांस ली और अचानक उस 5 फुट की लड़की ने सर पर हाथ रख दिया। लिटिल गर्ल तुम मुझे अनकंफर्टेबल कर रही हो ऐसा देखकर, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? इतने हैंडसम कैसे हो? मैंने शायद ही ऐसे किसी को रास्ते पर चलते देखा है। सोनू बदहवासी में बोल गई। व्हाट, हैंडसम लड़के रास्ते पर नहीं चलते? अंश को हैरानी और हंसी साथ में आई। नहीं चलते होंगे क्योंकि मैंने तो पोस्टर और स्क्रीन पर ही देखा है उन्हें। फिल्म स्टार, आप भी हो क्या कोई नए स्टार? काफ़ी समय हो गया मैंने ध्यान नहीं दिया किसने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है, या फिर कोई मॉडल। मैं मैगज़ीन ज़्यादा पढ़ती हूँ, अगर मॉडल होते तो झट से याद आ जाते। सोनू की बकबक शुरू हो गई। उसने उसके सर से हाथ हटाकर अपना माथा सहलाया। वो मुस्कुराते हुए बोला, नो बच्चे, मैं कोई फिल्म स्टार नहीं हूँ, आपको होना चाहिए था, आप अच्छे दिखते हो। क्यों नहीं हो आप? सोनू ने आया तभी लिफ्ट को एक झटका लग गया। सोनू लड़खड़ाकर अंश से टकरा गई और उसी के साथ उसने अंश का बाजू कस कर पकड़ लिया। क्या हुआ ये? लिफ्ट की लाइट भी फ्लिकर होने लगी तो सोनू डर गई। कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं है ना इस लिफ्ट का? मैंने सुना है ऑफिस की हॉन्टेड लिफ्ट की कहानी। कोई मदद करने आएगा क्या? वो आपके साथ कोई थे ना, उन्हें बुलाइए दरवाज़ा खोलने के लिए। कहते हुए सोनू ज़ोर ज़ोर से अंश का बाजू हिलाने लगी। अंश उसकी हालत देख हंसे या गंभीर हो समझ नहीं आया। वो बोला, ओके ओके मैं देखता हूँ, तुम शांत रहो। उसने फ़ोन निकाल कर देखा तो एक्सेल का पहले से मैसेज आया था, लिफ्ट 15 मिनट बाद शुरू होगी। इतना ठीक है बॉस? अंश मन में बोला, पहली बार कोई ढंग का काम किया है इसने। गला खराश कर वो सोनू को अपने करीब लेते हुए बोला, लिटिल गर्ल डरो मत, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है जो जल्दी सॉल्व हो जाएगी, तब तक हम जिंदा रहेंगे ना? वो मासूमियत से बोली। ऑफ कोर्स, अंश ने प्यार से कहा। कुछ ही समय में वो अंश के करीब उसका बाजू अभी भी पकड़े डर से इधर उधर देख रही थी। अंश ने उसका ध्यान भटकाने के लिए कहा,
पिज़्ज़ा हट वालों ने चाइल्ड लेबर शुरू कर दिया क्या? एक्सक्यूज़ मी, सोनू ने आंखें छोटी कर उसे कहा। अंश ने उसके सामने दिख रहे बैग की तरफ इशारा किया तो सोनू बोली, वो समझ गई मैं, लेकिन आपने मुझे इनडायरेक्टली बच्ची कहा। मेरी हाइट का मजाक उड़ाया ना। ओ आई एम सो सॉरी। तो तुम अडल्ट हो? अंश ने झूठी माफ़ी मांगकर कहा। हाँ जी, पूरे 18 साल। मजाक समझ रखा है क्या? वो तो बचपन में मैं कॉम्प्लेन ना मिलने का नतीजा है, सोनू ने कहा। शायद माँ को ठीक से खाना भी नहीं मिला होगा, कुपोषित रह गई तुम, अंश ने मजाक में कहा। लेकिन सोनू चुप हो गई माँ के जिक्र पर। अंश को समझ नहीं आया उसने क्या गलत बोल दिया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, लिफ्ट को फिर से झटका लगा और इस बार सोनू जोर से चिल्ला पड़ी। अंश ने उसे गले लगा लिया। कुछ नहीं हुआ, बस लिफ्ट शुरू हुई है, डरो मत, मैं हूं ना यहाँ। सोनू ने तेज चलती सांसों के साथ हल्के से अंश के सीने से चेहरा बाहर निकालकर उसकी तरफ देखा। उसका छोटा सा लाल हो चुका चेहरा, मासूमियत से भरी प्यारी सी आंखें, हल्के से लाल हाथ जिन्हें देखते हुए अंश को अपना गला सूखता हुआ महसूस होने लगा। इस समय वो इतना करीब थे कि अंश बहक गया और उसके चेहरे की तरफ धीरे धीरे झुकने लगा। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें।